नमस्कार। वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से समाचार प्रभाग में आप सुन रहे हैं साप्ताहिक समाचार जो 1 अगस्त 2025 को ध्वनांकित किया जा रहा है अनीता शर्मा द्वारा। उच्च न्यायालय ने कर्मचारी चयन आयोग एसएससी को निर्देश दिया है कि वह अपने ऑनलाइन भर्ती पोर्टल को उन्नत बनाए ताकि यह दृष्टिबाधित आवेदकों के लिए अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से दायर याचिका में उम्मीदवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर किया गया है। अदालत ने समावेशी डिजाइन परिवर्तनों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है और एसएससी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के साथ मिलकर व्यवहारिक समाधान विकसित करने का निर्देश दिया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब आप एक दिन में केवल बैलेंस चेक कर पाएंगे। बैंक खातों की सूची सिर्फ 25 बार देख पाएंगे। किस्त, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे बार बार होने वाले यूपीआई ऑटोपे लेन देन पर अब सिर्फ गैर व्यस्त समय में ही पूरे किए जाएंगे। ऑटो पे लेन देन का समय सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद होगा। यानी अगर आपका नेटफ्लिक्स का बिल सुबह 11 बजे कटता है तो वह पहले या बाद में कट सकता है। इसी तरह आपका यूपीआई भुगतान असफल हो जाता है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। हर कोशिश के बीच 90 सेकंड का इंतजार करना होगा। किसी को पैसे भेजते समय हमेशा प्राप्तकर्ता का नाम दिखेगा, इससे गलत भुगतान होने से बचा जा सकेगा। हाल में चर्चा थी कि 2000 रुपये से ज्यादा भुगतान पर जीएसटी लगेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई फैसला नहीं है। व्यापारियों को अलग से कुछ शुल्क देने पड़ सकते हैं। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान 1 अगस्त से लागू होंगे। संशोधित कानून का मकसद सरकारी बैंकों में लेखा परीक्षा में सुधार करना और सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना। अब सरकारी बैंकों को बिना दावे वाले शेयरों, ब्याज और बॉन्ड राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षक कोष में स्थानांतरित करने की मंजूरी होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के निर्देश पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक प्रोग्राम में आपदा प्रबंधन को शामिल किया गया है। इसकी पढ़ाई करने पर छात्र को 2 क्रेडिट मिलेंगे। अगले चरण में सभी स्कूलों को भी इससे जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और राज्यों को आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए पत्र लिखा है। इसमें आईआईटी और आईआईएम समेत सभी सामान्य विश्वविद्यालय और कॉलेज भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार 50 लाख युवाओं को हौसलों की उड़ान योजना से जोड़ेगी। इसमें युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा निखारने, प्रदर्शित करने और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा। 70 विधानसभा क्षेत्रों में हुनरमंद तलाशे जाएंगे। विजेताओं को नगद पुरस्कार और प्रतिभाशाली युवाओं को देश के जाने माने कलाकारों को मेंटोर बनाकर उनके साथ जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि युवाओं में गीत, संगीत, आर्ट, डिजिटल आर्ट, विजुअल आर्ट के बहुत से कलाकार हैं जिन्हें मंच नहीं मिलता। प्राइवेट चैनलों से कम लोग प्रतिभा दिखा पाते हैं। उन्हीं के हौसलों को उड़ान देने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। हौसले की उड़ान के तहत कई टैलेंट हंट कार्यक्रम होंगे। जोनल, जिला, राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें 6 प्रकार की कलाएं चुनी गई हैं, जिसमें गायन, नृत्य, कविता, शिल्पकला, विजुअल आर्ट, डिजिटल आर्ट और थिएटर शामिल है। सभी श्रेणियों में राज्य स्तर की एक मेगा टैलेंट हंट प्रतियोगिता होगी। फाइनल प्रतियोगिता सीएम कप के नाम से होगी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की जिस सफलता ने दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया, उसे सलाम करने के लिए हरियाणा के वैज्ञानिकों ने
आम की एक अनोखी किस्म तैयार की है। इसका नाम रखा है सिंदूर। ये आम केवल गर्मियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सितंबर में भी मिलेगा। इसकी पौध 2026 से पूरे देश में उपलब्ध होगी। इसकी एक और खासियत ये है कि इसमें शर्करा की मात्रा बेहद कम है, इसलिए मधुमेह के मरीज भी इसका स्वाद ले पाएंगे। इस खास किस्म को विकसित करने का श्रेय राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI के पूर्व निदेशक और वर्तमान में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान को जाता है। ये आम मार्केट में उपलब्ध सिंदूरी आम से अलग होगा। इसका वजन 150 से 200 ग्राम के बीच होगा। इस आम में मिठास भले ही हल्की होगी लेकिन खाने में अत्यधिक स्वादिष्ट होगा। ये आम का सीजन खत्म होने के बाद लोगों के हाथों में पहुंचेगा। सितंबर के महीने में पककर तैयार होगा। इसका सीधा फायदा आम उत्पादक किसानों को मिलेगा और देश भर के लोग भी सितंबर तक आम का स्वाद ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिबाधित और चलने फिरने में अक्षम व्यक्तियों को न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल न करने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर उत्तराखंड सरकार और उसके लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस JB पारदीवाला व जस्टिस R महादेवन की पीठ ने श्रव्या सिंधुरी की याचिका पर उत्तराखंड सरकार, लोक सेवा आयोग और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नए नोटिस जारी किए हैं। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत 3 मार्च को इसी तरह के एक मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा था कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत ने मध्यम दूरी की नव विकसित सामरिक मिसाइल प्रलय के परीक्षण में सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इसकी मारक क्षमता और सटीकता जांचने के लिए 2 परीक्षण किए, जिसमें यह मिसाइल पूरी तरह खरी उतरी है। पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम इस मिसाइल से सीमा पर तनाव बढ़ने जैसी स्थितियों में सैन्य बलों को नई ताकत मिलेगी। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की प्रलय मिसाइल की पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम तक है। ये 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के ठिकानों में एकदम सटीक निशाना साध सकती है। गौरतलब है कि प्रलय एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें उच्च सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत नेविगेशन और एवियोनिक्स सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। मिसाइल विभिन्न लक्ष्यों के साथ कई प्रकार के हथियार ले जाने में भी सक्षम है। DRDO ने इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अन्य उद्योग और MSME के साथ मिलकर विकसित किया है। भारतीय रेलवे ने चेन्नई स्थित इंट्रिगल कोच फैक्ट्री में देश के पहले हाइड्रोजन से संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मंत्री के कौशल मीडिया पोस्ट के अनुसार भारत 1200 हॉर्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन पर काम कर रहा है। अभिनय की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले कमल हसन समेत 4 शख्सियतों ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। मक्कल निधि मय्यम यानी MNM प्रमुख कमल हसन के अलावा द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम के राजथ्री, SR शिवलिंगम व P विल्सन को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। सभी ने तमिल में शपथ ली। विल्सन का उच्च सदन में ये दूसरा कार्यकाल होगा। सभी तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगले 3 वर्षों में स्नातक और स्नातकोत्तर की 400 से अधिक प्रोग्राम की किताबें 22 भारतीय भाषाओं में तैयार हो जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख सिफारिशों में से एक के तहत छात्रों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप 2.0 में अब जनरल यानी सामान्य और ह्यूमैनिटीज यानी मानविकी को भी जोड़ा जाएगा। अभी तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र के छात्रों को इसका लाभ मिलता था, लेकिन अब सामान्य और ह्यूमैनिटीज को भी जोड़ा जा रहा है। यदि कोई अच्छा शोध
देश और समाज के लिए बेहतर होगा तो इस एरिया को जोड़ा जाएगा। PMRF का मकसद है अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना और ये फेलोशिप छात्रों को अपने PhD अध्ययन के दौरान वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्रदान करके ऐसा करने में मदद करती है। मालेगांव विस्फोट के 17 साल बाद विशेष NI अदालत ने मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। विशेष जज AK लाहोटी ने कहा, अभियोजन पक्ष ने ये तो साबित कर दिया कि बम विस्फोट हुआ, पर यह साबित नहीं कर पाया कि मोटरसाइकिल पर विस्फोट रखा गया था। साथ ही वह यह भी साबित नहीं कर सका कि जिस मोटरसाइकिल से विस्फोट का दावा किया जा रहा है वह प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। मध्य प्रदेश के भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से मानसिक रोगियों की जांच और उपचार किया जाएगा। इसके लिए AI के क्षेत्र में काम करने वाली कनाडा की कंपनी ऑरेंज न्यूरोसाइंस और BMHRC ने एक समझौता किया है। DRDO ने हाल ही में क्वांटम प्रणाली पर आधारित गैजेट बनाने के लिए दिल्ली में उन्नत अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। इसका नाम है क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र यानी QTRC। इसका उद्देश्य भारत को क्वांटम संचार, सेंसर्स और परमाणु घड़ियों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में आत्मनिर्भर बनाना है। भविष्य में क्वांटम तकनीक दुनिया भर की सुरक्षा और विज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा होगी। भारत और अमेरिका के बीच आंतरिक सहयोग के तहत श्रीहरिकोटा से निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो के GSLV F-16 रॉकेट ने इसे सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। निसार भूकंप, भूस्खलन व ग्लेशियर पिघलने जैसी आपदाओं पर नजर रख अलर्ट देगा। ये पहली सैटेलाइट है जो पृथ्वी का अवलोकन दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार से करेगा। एल-बैंड रडार नासा के जेट प्रोपल्शन लैब द्वारा निर्मित है। एस-बैंड रडार इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा निर्मित है। निसार पृथ्वी की 3D फोटो प्रदान करने में इकोसिस्टम की निगरानी करेगा, प्राकृतिक मानव जनित आपदाओं की योजना बनाने में मदद करेगा, फसलों का मानचित्रण करेगा, बदलते मौसम की निगरानी करेगा, 80 टेराबाइट डेटा उत्पन्न करेगा। ये 150 से अधिक 512 GB हाई ड्राइव भरने जितना है। यह किसी भी पिछले पृथ्वी उपग्रह से अधिक है। निसार किस तरह से काम करेगा, इस पर भी एक नज़र। निसार पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढके क्षेत्रों का अवलोकन करेगा। ये 12 दिन के अंतराल पर डेटा इकट्ठा कर धरती पर भेजा करेगा। निसार पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों की सबसे सटीक फोटो देगा। ये सैटेलाइट प्रतिदिन पृथ्वी पर 240 किलोमीटर क्षेत्र को स्कैन करेगा और एक एक पिक्सल का आकार एक टेनिस कोर्ट जितना होगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चे YouTube नहीं देख पाएंगे। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने संसद में नए बिल की जानकारी देते हुए कहा है कि इसका उल्लंघन करने पर YouTube को 400 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये कदम उन चिंताओं के बाद आया जिसमें दावा किया गया है कि YouTube का एल्गोरिदम बच्चों को सेक्सुअल, हिंसक व ट्रॉमा जनित कंटेंट की लत लगाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में शतक लगाकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने सीरीज में चौथा शतक लगाया। बतौर कप्तान सीरीज में 4 शतक लगाने वाले गिल दूसरे भारतीय और दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ वह डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर के क्लब में शामिल हो गए हैं। डॉन ब्रैडमैन ने 1947 में भारत के खिलाफ 4 शतक लगाया था बतौर कप्तान। सुनील गावस्कर ने 1978-79 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए 4 शतक लगाया था। नागपुर की 19 साल की युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने
महिला विश्व कप शतरंज का स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही ऐतिहासिक कामयाबी भी हासिल की है। जॉर्जिया के बाटूमी में आयोजित स्पर्धा के फाइनल के क्लासिकल वर्ग में लगातार 2 ड्रॉ खेलने के बाद दिव्या ने टाई ब्रेकर की दूसरी बाजी में हमवतन और अपने से कहीं अधिक अनुभवी कोनेरू हम्पी को पराजित कर खिताब जीत लिया है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में जीत के साथ दिव्या भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ग्रैंड मास्टर बनने के मामले में दिव्या भारत की चौथी और नागपुर की पहली महिला खिलाड़ी हैं। दिव्या देश की 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि हम्पी हरिका द्रोणवल्ली और आर वैशाली के बाद ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला है। हम्पी 2002 में ग्रैंड मास्टर बनी थी, तब दिव्या का जन्म भी नहीं हुआ था। फीडे रैंकिंग में हम्पी 5वें तो दिव्या 18वें नंबर पर हैं। दिव्या पिछले साल विश्व जूनियर चैंपियन बनी। इसके 13 महीने बाद उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा खिताब जीता है। कुछ रोचक खबरें। चीन की यूनिट्री रोबोटिक्स ने अपना नया ह्यूमनॉइड रोबोट R1 लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 5 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी का दावा है कि ये अब तक का सबसे सस्ता ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे खास तौर पर डेवलपर्स और आम उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया है। हालांकि कुछ मॉडल R1 से भी सस्ते हैं। 1961 में देश के प्रमुख अखबारों में एक विज्ञापन छपा था। इसमें एक महिला साड़ी पहने हुए साइकिल चला रही थी। विज्ञापन ने उस समय खूब चर्चा बटोरी। ये विज्ञापन एटलस साइकिल बनाने वाली कंपनी ने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर छपवाया था। विज्ञापन महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक बना। 1965 में एटलस देश की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बनी थी। जब एटलस घर घर में पहचानी जाने लगी, तब कंपनी ने रिबेल साइकिल पेश की, जिसकी मार्केटिंग एडवेंचर बाइक के तौर पर की गई। इसके बाद कंपनी ने 10 गियर वाली एटलस कॉनकोर्ड लॉन्च की। 1978 में एटलस ने भारत की पहली रेसिंग साइकिल लॉन्च की, जिसने कंपनी को 1982 में दिल्ली एशियन गेम्स का आधिकारिक सप्लायर बना दिया। एटलस भारत की पहली कंपनी थी जिसने ट्विट सस्पेंशन डबल शॉकर साइकिल पेश की। इतना ही नहीं, पावर ब्रेक्स की पेशकश करने वाली भी ये पहली कंपनी थी। 1988 में एटलस 20 तरह की रेंजर साइकिलें बनाती थी। एक समय देश के 28% साइकिल बाजार पर इसका कब्जा था, लेकिन इनोवेशन में पिछड़ने, पारिवारिक विवाद और मैनेजमेंट में गड़बड़ी जैसे मामलों ने इसे बाजार से लगभग बाहर कर दिया। एटलस साइकिल्स की आखिरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साहिबाबाद, दिल्ली एनसीआर में 3 जून 2020 को विश्व साइकिल दिवस के दिन बंद कर दी गई थी। एटलस की जो सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनियां थीं, हीरो, एवन और बाद में BSA साइकिल कंपनियां। गौरतलब है कि एटलस का नाम यूनानी पौराणिक पात्र एटलस से लिया गया, जो पृथ्वी को अपने कंधों पर उठाए रखता है। 1951 से 1952 में सोनीपत, हरियाणा में जानकीदास कपूर ने एक छोटे शेड से साइकिल सीट बनाना शुरू किया। इसके बाद एटलस साइकिल इंडस्ट्री लिमिटेड की नींव रखी गई। पहले वर्ष में ही लगभग 12,000 साइकिलें तैयार की गईं। 1958 में ये साइकिलें मिडिल ईस्ट, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका तक में निर्यात की गईं। बहुत जल्दी एटलस भारत की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बन गई। गौरतलब है कि एटलस 50 देशों में साइकिल निर्यात करती थी। एटलस के एक समय में देश में 4,000 डीलर थे। आज के सुविचार के साथ ही साप्ताहिक समाचार यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर कुछ नए समाचारों के साथ। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, न कि साबित करने पर। जय हिंद, वंदे मातरम।